हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो छोटी सी इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको। ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असाइनमेंट्स और जो वीडियोस हैं, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर आप फिज़िक्स के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, किसी भी स्टेट का, और मास्टर केडर, लेक्चरर केडर, तो हमने उसकी प्रेपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास जो है वीडियो है, उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है एक। और तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, फिज़िक्स के रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम बेसिक टू लेक्चरर लेवल तक, ठीक है, जितने भी होंगे, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है पहले ही देन इट्स ओके। अगर नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में से आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसा करते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि हम असाइनमेंट शेयर किया करेंगे उसमें, ठीक है। तो उसके आंसर्स फाइंड आउट आप करोगे, खुद करोगे ट्राई, क्वेश्चन जितने भी हैं आपको टॉपिक मिल जाएगा कि आज इस टॉपिक पे असाइनमेंट मिलेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि आप वीडियो देख के उसको आंसर्स आप मैच कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो या पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है, जो आपको आपको कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट, as the name is mentioned, nuclear assignment number 1. So let's start. So the first question is, an unknown chemical element is presented by the following formula, that is XZA. What is the name of index Z? तो ये क्वेश्चंस जो हैं, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको ये डिटेल में आपको खुद से ही आंसर पता चल जाएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। तो क्या होता है हमारे पास कि जो एटम है, एटम के इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सपोज कर लीजिए ये हमारा है एटम, और एटम के इनसाइड जो छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दैट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब इसकी टर्म्स होती हैं कुछ जिसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है। अब न्यूक्लियस को, किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक सपोज कर लीजिए एक्स इज़ द एटम, तो उसमें हमारे पास नोटेशंस होती हैं, नीचे हम लिखते हैं Z और ऊपर हम क्या लिखते हैं, A। नाउ व्हाट इज़ Z स्टैंड फॉर, यही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो Z होता है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। मीन्स एक्स एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, और जो A होता है, व्हाट इज़ A क्या होता है हमारे पास, मास नंबर। A रिप्रेजेंट्स मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो जितना इसका नंबर होगा वो भी किससे रिप्रेजेंटेड होता है, A से। तो अगर आपको A पूछा गया है कि इस फॉर्मूले में A क्या डिफाइन कर रहा है, तो A होता है इधर द मास नंबर, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब क्या होता है कि जो टोटल मास होता है एटम का, वो 3, क्योंकि एटम में 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये तीनों की वजह से होगा। बट जो 99.9% मास होता है दैट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ
न्यूट्रॉन। बट द मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इनकी वैल्यू आपको सभी को पता होगी, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है कि मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ ऑर्डर का, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻28 ऑर्डर्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये 10,000 टाइम्स क्या हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो इतना हम जैसे अगर सपोज कर लीजिए हम वन डिवाइडेड बाय करें, 4 ज़ीरोस हमें लिखनी है यहाँ पे, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, 0.0001। तो अगर ये किसी भी नंबर में हम इतनी वैल्यू ऐड करते हैं, जो भी नंबर हो, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, वही नंबर मान लेते हैं। मीन्स ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एटम का मास होता है दैट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियस, और यू कैन से दैट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और दैट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट्स वाई उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके बेस पे, ये थ्योरी के बेस पे हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या थ्योरी हमें करनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अब हमें पता चल गया कि XZA में जो Z है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अटोमिक नंबर। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, अटोमिक नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एन अननोन केमिकल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय XZA, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडेक्स ए। अब ए हमने यहाँ पे बताना है क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ ए स्टैंड्स फॉर, ए इज़ एटॉमिक मास नंबर, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द ईदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे किसकी ऑप्शन गिवन है, प्रोटॉन्स की। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज़, द एटॉमिक मास नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया एटॉमिक मास नंबर। सो मास नंबर किसके इक्वल होता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नन ऑफ दीज। अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आंसर लगा देते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया तो ये मास नंबर हो गया। नहीं, ये सिर्फ न्यूट्रॉन्स का मास नंबर नहीं होता, ना ही ये सिर्फ प्रोटॉन्स का मास नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द एटम। अभी मैंने आपको बताया कि जो 1 न्यूक्लियॉन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 प्रोटॉन पर प्लस 1 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन का जितना नंबर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एटॉमिक मास नंबर के। सो फॉर क्वेश्चन सी, फॉर फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि इनमें से किसका मास क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अब देखिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, न्यूक्लियन, ऑब्वियसली दोनों के कॉम्बिनेशन का जो मास है वो प्रोटॉन से भी ज़्यादा होगा, न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा होगा। और इसमें डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास तो इन सभी से ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के मास के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट मास पार्टिकल है वो कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ एन एटम इज़ ट्रू। अब मास के रिलेटेड है, जो एटम का मास है, यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, एटम का, वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ इवनली डिवाइडेड बिटवीन प्रोटॉन्स एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, evenly divided between nucleons and the orbiting electrons, it is concentrated in the electron cloud, it is concentrated in the nucleus, it is evenly divided between proton, neutrons and orbiting electron। ये भी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली कि एटम के इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लियस,
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। बट इनका जो मास की डिवीज़न होती है वो इवनली नहीं होती, किसी भी पार्टिकल्स के बीच में नहीं होती, ना तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, ना न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, और ना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स में। ये हमने बता दिया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उसका जो 99.9% जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू ओनली न्यूक्लियस। सो कंसनट्रेट भी कहाँ पे होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह में वजह से होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। सो 6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स जेड ए, तो जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, दैट इज़ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वो कैसे हमें फाइंड करने हैं, जेड को ए में से क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन कार्बन 612 एटम। अब देखिए हमारे पास ये आ गया कि ये इससे हम इसको कंपेयर करेंगे कार्बन 6 को। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं आपस में तो यहाँ पे जेड किसके इक्वल आ जाता है, 6 के, और इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने पूछा है तो जेड किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी नंबर 6। हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स आर इन द न्यूक्लियॉन्स इन द नियॉन 1020 एटम। अब यहाँ पे क्या गलती हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी से माइनस कर देते हैं, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया, ये गलत है। उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में डिफाइन किया था कि जितना नंबर मास नंबर होगा उतने नंबर ही क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 20। ओके, 10th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन सोडियम 1123 एटम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो अभी हमने फार्मूला किया है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का, दैट इज़ मास नंबर। मास नंबर कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे जेड कितना है हमारे पास 7। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 7। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वट लॉ डिड अर्नस्ट रदरफोर्ड यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का साइज़ एस्टिमेट करने के लिए रदरफोर्ड ने इनमें से कौन से कंजर्वेशन लॉ की हेल्प ली थी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो हमें पता है कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट था कि गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पे उसने क्या किया था, गोल्ड के न्यूक्लियस पे अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्ट्राइक करवाए थे। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए गोल्ड का न्यूक्लियस है। तो क्या था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रेजेंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब जब जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ अप्रोच कर रहे हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, तो एक डिस्टेंस आएगा जब वो क्या करेंगे, अपना पाथ रीट्रेस कर लेंगे। सपोज दिस इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सो ये जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ स्मॉल आर, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है जिस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स अपना पाथ रीट्रेस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके वो रीट्रेस कर लेंगे, और जो वो उनके दोनों का सेंटर से हम फाइंड करेंगे दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने लॉ लगाया था दैट एट पॉइंट पी
जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी तो ये कौन सा लॉ बन गया हमारे पास, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ, मीन्स इसमें उसने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, एनर्जी का। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ना न्यूक्लियर नंबर्स का किया था, ना एंगुलर मोमेंटम का, ना लीनियर मोमेंटम का, ना ही किसका यूज़ किया था उसने, चार्ज का। तो रदरफोर्ड ने यूज़ किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स मोर कम्प्लेक्स दैन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। तो हमें पता है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक में जो मॉडल्स हैं, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, शेल मॉडल है, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैसे क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भी क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। यहाँ पे हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल डेफिनेटली वो किसकी वजह से होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। तो क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वो किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रीज़न आएगा कि जो न्यूक्लियस में है, देखिए हमारे पास पता है कि दो टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में देखें, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में देखें, तो उसमें क्या होता है, ओनली हमारे पास क्या होती हैं, रिपल्सिव फोर्स होती हैं ड्यू टू द सेम चार्ज। सो ये एक कारण है जो, जैसे इन्होंने ऑप्शंस हमें गिवन दिए हैं वो किस पे बेस है, फोर्सेस पे। तो इसका जो सही आंसर है वो यही बनेगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो दोनों टाइप की फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। दैट्स वाई द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर मोर कम्प्लेक्स दैन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज ट्रू। अब न्यूक्लियर फोर्स की हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो सबसे पहले तो ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है दैट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही क्या होगी हमारे पास, गलत होगी। सी ऑप्शन है, इट इज़ मच वीकर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ मच वीकर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियन। अब सी और डी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द न्यूक्लियर फोर्स। जो इसमें से सबसे वीकेस्ट होती है वो कौन सी फोर्स होती है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो कौन सी फोर्स होती है, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स है तो ये न्यूक्लियस में ही लग रही है, तो दैट मीन्स इसकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब क्या है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो हमें पता है प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों आपस में इन दोनों में से इन दोनों में एक फ़ोर्स लगेगी जो हम कूलम फोर्स बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अगर सपोज जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स है जो न्यूक्लियस के विद इन वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मीन्स न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। सो इनको बाइंड करने के लिए, ठीक है, इनके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगती है हमारे पास, फोर्स लगती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। थर्ड ये भी हमने बता दिया कि किस नेचर की होती है, दैट इज़ अट्रैक्टिव नेचर की। सो क्वेश्चन 14 का जो सही आंसर है दैट इज़ ई। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट 4 ऑप्शन क्या है, गलत हैं, सही कौन सी है, लास्ट वाली ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज़ व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। सो जब कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है,
ठीक है। तो वो क्या करता है, डिके करता है। डिके में कौन कौन से पार्टिकल एमिट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो वो जो डिके होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप सपोज कर लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मास नंबर है इनका ए एंड ए डैश, एटॉमिक नंबर है जेड एंड जेड डैश। तो एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे अगर दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये दोनों जो बन जाएंगे ये बन जाएंगे आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सी आएगी, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, ये जो फर्स्ट वाली है वही करेक्शन हमारे पास, सॉरी वही ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो हम कैसे निकालेंगे, ए में से जेड को माइनस करके, तो ये तो हमें, ये तो गलती है। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस अपार्ट इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें भी क्या है कि जो हमारी पहली ऑप्शन ही क्या है वो करेक्ट है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनको ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक अपार्ट इन कि न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएं, कि न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएं और प्रोटॉन्स हमारे पास क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। सो वो जितनी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज़ इक्वल इन टू द बाइंडिंग एनर्जी। अब दूसरी ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करते ही नहीं न्यूक्लियस में, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा वो ऑप्शन तो क्या होगी हमारी, गलत। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी। Question number 18. If mh is the atomic mass of hydrogen, mn is the mass of neutron, m is the atomic mass of the atom, which of the following is the mass defect formula? अब mass defect क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं, z हैं, z नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना गिवन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन, इसको हम डिनोट कर लेते हैं mh से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n नंबर ऑफ़ क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक न्यूट्रॉन का मास हम कंसीडर कर लेते हैं mn। तो जब हम प्रोटॉन्स का टोटल मास फाइंड करेंगे, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स का मास आ गया, इन दोनों को जब हम कंबाइन करके न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। न्यूक्लियस बनाने के बाद उसका हमने मास फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल टू m। तो मास डिफेक्ट क्या होगा कि इन दोनों की जो प्लस की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द, जब टोटल न्यूक्लियस बन जाएगा उसके मास से, ठीक है। तो डिफेक्ट कितना हो गया हमारे पास, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा m से, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू द मास डिफेक्ट। ये क्या होता है, मास डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा होता है, जब न्यूक्लियस, एक स्टेबल न्यूक्लियस हमें बनाना होता है, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी क्या है, अब्जॉर्ब होती है, जिसकी सॉरी इसका जो टोटल मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द होल न्यूक्लियस। तो इसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। अगेन द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन न्यूक्लियॉन्स फॉर्म्स अ स्टेबल न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी इज़, ठीक है। जब न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा करके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाया जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग,
destroyed into nothing, transformed into visible light, absorbed as high energy photons or particles, released as high energy photons और particles। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी, जब देखिए अब हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था ये हमने फाइंड किया था मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्यों आता है ये हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, है ना। तो हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिए, उनको उससे मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लिए, उनको भी उनसे उनके मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट करके इसको किसकी शेप में, मतलब क्या बनाना है, हमें यहाँ पे न्यूक्लियस बनाना है। तो इन दोनों को बाइंड करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इनको बाइंड करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे फोर्स लगानी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ताजो ये जो मतलब जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंबाइन करके हम क्या बना दें, न्यूक्लियस बना दें। अब हमारे पास है कि इसको स्टेबल न्यूक्लियस बनाना है। ऑब्वियसली जब इसको बनाएंगे वो स्टेबल बनाएंगे, फिर उसका जब हम फाइनल मास कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसकी एनर्जी यूज़ हो गई, ठीक है। वो इन्होंने बाइंड करने में हमने क्या कर दी, इसको यूज़ कर ली। अब इस मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्केयर के साथ, डेल्टा एम इंटू सी स्केयर। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज चेंजेस इनटू बाइंडिंग एनर्जी। अब इस मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ डी, अब्जॉर्ब्ड एज हाई एनर्जी फोटोन्स और पार्टिकल्स। अब इसका उल्टा है कि व्हेन अ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट द एनर्जी इज, तो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी उसमें क्या होगी, रिलीज होगी एज द न्यूक्लियस ब्रेक्स अपार्ट। वो भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जितना मास डिफेक्ट होगा, ओके। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन जो है वो ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज एन आइसोटोप विद अ हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला, मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने उसकी क्या निकाली, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या कैसे फाइंड आउट की हमने, डेल्टा एम इंटू सी स्केयर करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो टॉपिक है, ठीक है, जो हम ग्राफ एक डिस्कस करते हैं, तो ये आप वैसे ही याद रखिए कि जिस भी, चाहे वो आइसोटोप हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो न्यूक्लियाई इन्होंने लिखा हो, जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, अगर किसी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली वो जो न्यूक्लियाई है, वो एटम है, वो आइसोटोप है, वो क्या हो, सॉरी अनस्टेबल है यहाँ पे, इट इज़ वेरी स्टेबल, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू हैवियर न्यूक्लियाई हैव ए ग्रेटर रेशो ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन्स देन लाइटर न्यूक्लियाई। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, टू ऐड मोर न्यूक्लियन सो दैट बाइंडिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर, टू प्रोवाइड अ ग्रेट वीक न्यूक्लियर फोर्स, टू प्रोवाइड मोर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टू प्रोवाइड मोर अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू बैलेंस द रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट फोर ऑप्शन में से अगर हम देखें तो अभी तक हमें कौन सी ऑप्शन सही लग रही है, दैट इज़ डी, टू प्रोवाइड मोर रिपल्सिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू बैलेंस अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो ई ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो न्यूक्लियंस होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जब इनको कलेक्ट करके हमें क्या करना होता है, न्यूक्लियस बनाना होता है। अब यहाँ पे हैवियर न्यूक्लियाई की बात की गई है। हैवी न्यूक्लियाई मीन्स जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जो रेशो है न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स रेशो है
वो क्या होगी, ज़्यादा होगी मतलब अगर 1 से कंपेयर करें, मींस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स उस न्यूक्लियाई में ज़्यादा होंगे एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन्स। क्यों होंगे? क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है, जो रिपल्सिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियस को बाइंड नहीं होने देते, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में क्या होता है कि एक तरह का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्टेबल बनता है और बन पाता है, उसी की वजह से। सो हमें क्या करना है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को इंक्रीज़ करना है, सो दैट कि हम प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। टू प्रोवाइड मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू बैलेंस द रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होगी, प्रोटॉन्स के बीच में, और अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होगी, न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर आप बोल सकते हो 2 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बीटा नेगेटिव पार्टिकल। जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए कोई भी हमारे पास जैसे एटम है, न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसका चार्ज नंबर और ऊपर हम लिखते हैं उसका मास नंबर। अब इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1, यहाँ पे -1 लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिखते हैं, 0। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है, बट फिर भी हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0, क्योंकि हमने किया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कंसीडर करते हैं कि इसका जो मास नंबर है दैट इज़ 0, ठीक है। मास 0 नहीं होता, जस्ट इसको एक हम बोल देते हैं कि जैसे इसको ऐड करें, मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्वेश्चन में है ना, तो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप बोल सकते हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो बीटा पॉजिटिव को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसमें क्या होता है कि बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। बीटा पॉजिटिव है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट गामा रे इज़ ट्रू। तो गामा रे हमारे पास अब अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, गामा की बारी है। इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, रॉन्ग। इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, रॉन्ग। इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रॉन्ग। इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉन्ग, ठीक है। इट हैज़ 0 रेस्ट मास एंड ए न्यूट्रल चार्ज। तो गामा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हम 0 0 करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा जो रेज़ होती हैं वो फोटोन्स आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसका रेस्ट मास 0 होता है और चार्ज कितना होता है उन पे, 0। क्योंकि इनका चार्ज 0 है, सो ये ना तो इनको मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, ना ही ये डिफ्लेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज़ के बीच में हम कंसीडर करें, तो जो गामा रेज़ हैं वो मैंने आपको बताया कि फोटोन्स है, फोटोन्स मीन्स लाइट है। तो लाइट की जो लाइट तो हमारे पास पता है कि वो ट्रैवल कर जाती है, तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है, और अल्फ़ा की क्या होती है, कम होती है, सबसे कम होती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर हम एक शीट ऑफ पेपर लें, ठीक है, पेपर की एक शीट ले लें, उसमें अगर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवा दें तो वो भी शीट ऑफ पेपर भी क्या कर सकती है, अल्फ़ा पार्टिकल को स्टॉप कर सकती है, मीन्स दूसरी साइड पे वो जाने नहीं देगी। सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें बताना है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब आपको इक्वेशन गिवन है
ठीक है, एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर गिवन है। अब ये जो पार्टिकल है, सॉरी एलिमेंट है, वो कौन सा पार्टिकल एमिट कर रहा है, दैट इज़ हीलियम-2 4, दैट मीन्स ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका मास नंबर क्या होगा। बिल्कुल ईजी है, आपको कंजर्वेशन लॉ लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो ये क्या है, पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर लगाते हैं। तो इस साइड पे 88, इस साइड पे कितना है 2, तो इसका कंसीडर कर लो x, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 86। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया 86। सेम इसी पैटर्न से हम क्या निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर यूज़ करके 226 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सपोज कर लीजिए y है प्लस 4, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, दैट इज़ 222। ठीक है, कितना आ जाएगा 222। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज़ ऑप्शन सी। ये बिल्कुल इजी मेथड है इसको फाइंड करने का कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा पार्टिकल एमिट कर रही है, दैट इज़ बीटा नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा। चलो सबसे पहले चार्ज नंबर लगाते हैं, कार्बन का चार्ज है 6, दूसरी साइड पे एलिमेंट का सपोज जिसका फाइंड करना है वो है x, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर कितना है, दैट इज़ -1। 6 इज इक्वल टू x -1, तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7 की। सो 7 आ गया, तो 7 के लिए ये दोनों ऑप्शंस देखते हैं, इन दोनों में से कौन सी करेक्ट आएगी। अब मास नंबर के लिए लगाए, अब मास नंबर देखिए 14 है, तो एलिमेंट का सपोज कर लीजिए y है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नंबर कितना है 0, तो y कितना आ गया 14। तो हमारे पास जो एलिमेंट आ गया उसका एटॉमिक नंबर आएगा 7, मास नंबर कितना आएगा 14। तो ये किसका होता है, हम एलिमेंट भी बता सकते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन। सो द ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। ओके, सो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 30, a 100 gram sample of radioactive element has a half life of 5 days. How many grams of radioactive material will remain after 15 days? ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल का जो इनिशियल मास है, ठीक है, वो कितना गिवन है, m इज़ इक्वल टू m0, सॉरी दैट इज़ 100 ग्राम। हाफ लाइफ कितना है इसका, t हाफ कितना है, दैट इज़ 5 डेज। और कितने दिनों बाद हमें पूछा है, दैट इज़ 15 डेज। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें बताना है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल विल रिमेन, कितना बचेगा 15 दिनों के बाद। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ m डिवाइडेड बाई एम नॉट इज़ इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। ये आप नोट कर लेना। यहाँ पे जो n होता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लिव्स, मतलब वो कितनी हाफ लिव्स उसकी होंगी, दैट इज़ इक्वल टू t डिवाइडेड बाय t हाफ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 1 लाइफ टाइम। ठीक है, 1 हाफ टाइम, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ इक्वल टू 3। ये आ गया 3 हमारे पास, ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितना आएगा। चलो अब नेक्स्ट में करते हैं हम, हमारे पास गिवन है m हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय m0, 1/2 रेज टू पावर n, तो n कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3। सो m डिवाइडेड बाय m0 इज इक्वल टू 1/8, सो m कितना आ जाएगा m0 इंटू 8। सॉरी m0 डिवाइडेड बाय 8। अब m0 हमारे पास कितना है, दैट इज़ 100, तो इसको 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा।
12.5 ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ रिएक्शन दैट रिलीजेज मोर एनर्जी देन इज पुट इनटू, मीन्स अगर किसी रिएक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं बट उससे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास बाहर निकल रही है रिएक्शन होने के बाद, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो हमें पता है कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, 32 क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन नंबर 32 इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड। अब ये हमें पता है ये वेल नोन रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 235 है जो न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करता है और वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन क्या करता है, रिलीज़ करता है। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रिएक्शन दैट इज़ फिजन रिएक्शन। सॉरी मैं नाम भूल गई क्या बोलना था, फेमस बोल सकते हो। आपको पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, फिजन रिएक्शन है जिसमें एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करके कितने न्यूट्रॉन्स एमिट करता है, 3 न्यूट्रॉन्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड। अब ये भी हमें पता है, ये है ड्यूटीरियम, ये है ट्रीटियम, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होती है, हीलियम, और क्या एमिट होता है, 1 न्यूट्रॉन। दिस इज़ द वेल नोन, यस जो वर्ड था वो आ गया मुझे, वेल नोन फ्यूज़न रिएक्शन। तो यही रिएक्शन होती है जो सन में होती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी मेंशन नहीं की गई, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। सो दिस इज़ द फ्यूज़न रिएक्शन। तो ये जो सारे थे ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो न्यूक्लियर जो हम जनरल प्रॉपर्टीज़ हम बोल सकते हैं ऑफ न्यूक्लियाई। इसके बीच में देखिए फ्यूज़न रिएक्शन का भी आ गया, फिशन का भी आ गया, रेडियो एक्टिव का भी क्वेश्चन आ गया। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन सा फाइंड करना है, बिल्कुल बेसिक है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिए होते हैं कि अल्फ़ा भी एमिट हो रहा है, बीटा भी हो रहा है, तो उसमें भी यही आपको बस लॉ आपको यही लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो ये आप वीडियो अपने आंसर्स चेक कर लेना असाइनमेंट में से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस पे होगा, उस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो आप ऐसी तैयारी करते रहो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली एक असाइनमेंट दूँ, तो आंसर्स भी उसके आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी प्रेपरेशन खुद से भी करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।